चलो क्लास शुरू किया जाए ना जी। क्लास शुरू करे के पहले सुन ले, हमको तो माने के पहले सुन ही ले। है किताब कहाँ है? आए चल लाओ। हाँ खड़ा हो। बताओ तो 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है? नहीं याद है। साक्ष का आधार क्या होता है? स्वीडन की मुद्रा बताओ। चलिए आगे बोलिए। आजकल मुद्रा के कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रचलन में है? कागज वाला। बचत क्या है? हाँ ऐसा ऑप्शन हमारा देख नहीं आता है। बैठो बैठो, खड़ा हो भैया, बताइए बचत क्या है? बचत क्या है? माने बचत किसको कहते हैं? अब उतना लंबा है, ऑब्जेक्टिव है। आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं, एक लाइन में तो है। चलिए आगे बताइए। मुद्रा वो वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। कौन कहा ये बात? वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। चल बताओ बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? नेपाल के दिनार कहाँ के है? ईरान के, इराक के। तो ईरान के बताओ। बैठो बताओ। बैठे ले। रूबल किस देश की मुद्रा है? अमेरिका की मुद्रा। ठीक है। कौन कहा था मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? अब हमरा क्या पता, तू बताओ। गलती है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। ये कथन किसका है? कोई ऑप्शन नहीं। मुद्रा के कितने कार्य हैं? कौन कौन? ठीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 आय उपभोग के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? कोरोना किस देश का मुद्रा है? कोरोना ला। चल सिंगापुर के मुद्रा बताओ। याद ना कैले। हाँ ठीक कैले। हाँ चलिए छोड़िए, आज के लिए इतना ही। सबसे ना सुनेंगे, बच गया। हम कभी भी किसी से कुछ भी सुन सकते हैं। हो सकता है दोपहर में सुन के लत याद है, क्या दिक्कत है? दोपहर में ना सुन सकते हैं का? तोरा याद है तो हम कखनियों सुन सकते हैं। हाँ तो पढ़ी वाला चीज तो पूछ रहे हैं। कहाँ तोरा ब्याह करेला पूछ रहे हैं? आए हाँ ओखली सुनाएगा तो वजन घट जाएगा। तो हाँ तो याद किया तो सुना, तो याद करके सुनिए। एहो एक पीस लइके। बोलिएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे क्लास किया जाए। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। कंपटीशन के दुनिया के लिए तुम्हारे अभी देखो क्लास में तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये सिर्फ 10th के लिए ही नहीं, तुमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इसको थोड़ा विशेष, रूस वाला इसे बोला भी था, लेकिन अब भारत में और पहली बार कौन आया है? भारत में राष्ट्रवाद। तो बढ़िया से एक एक चीज को समझते हुए पढ़ेंगे, अंडरलाइन करते चलिएगा अपना किताब में। बहुत MBBI चैप्टर है, तो क्वेश्चन नहीं चैप्टर है, MBBI है।
सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक, क्लास शुरू कर दें। चलिए, तो भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग परिचय देख लेते हैं। ऐसे ये परिचय जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ा रहे थे तब दे दिए थे कि राष्ट्रवाद हम लोग किसे कहते हैं। अगर पूछ दिया जाए तुमसे कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, कुछ भी पूछे, यही लिखना है। लिखना है तुमको परिचय में, जैसे कि राष्ट्रवाद क्या है पूछे था कि राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, या यानी कि अपने देश के प्रति लगाव, उसके बारे में सोचना, उसके लिए कुछ अच्छा करना, यही क्या चीज है, तुम्हारे अंदर राष्ट्रवादी भावना है। तो यदि आपके अंदर राष्ट्रीय चेतना का उदय हो रहा है, यानी आप अपने राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, अपने राष्ट्र को लेकर के चिंतित है, तो आप में राष्ट्रवादी भावना जग रही है। ठीक, ये एक ऐसी भावना होती है जो वहां के लोगों में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण का काम करता है। अगर हम में राष्ट्रवादी भावना आ जाएगी तो हम राजनीतिक रूप से एक हो जाएंगे, उस क्षेत्र के लोग, उस देश के लोग, वो आर्थिक रूप से एक होने की बात करेंगे, वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से एक होंगे, उसका एकीकरण करेंगे। अगर इस चीज का तुम्हारे अंदर आभास हो रहा है, तुम इस चीज को महसूस कर रहे हो, यानी तुम में राष्ट्रवादी भावना जग रही है, तुम राष्ट्रवादी बन रहे हो। तो राष्ट्रवाद का मतलब समझ गए। अब आते हैं हम अपने देश में। हमने के पता है कि 1498 में क्या हुआ, एक पुर्तगाली व्यक्ति था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये व्यक्ति क्या किया, ये समुद्री रास्ते का खोज कर दिया कि समुद्री रास्ते से हम भारत कैसे पहुंचेंगे। और यहाँ से कहा जाता है, किताबों में तो अलग अलग है, लेकिन कहा जाता है कि जब यहाँ से ये सामान लेकर गया था तो 60 गुना फायदा कमाया। ठीक, एकदम पीछे से हम उठा रहे हैं इतिहास को, समझो हम लोग में राष्ट्रवादी भावना कैसे आएगा, का पीछे की कहानी क्या है। उसके बाद पूरा यूरोपीय देश के व्यापारी सब भारत पहुंचना शुरुआत में तो ये व्यापार किया। 1600 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भी होगा। 1651 में ये भारत में, अब भारत में कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी है वहां पे अपना पहला फैक्ट्री लगाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। हम लोग उसको मेन केंद्र में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे शासन वही क्या है, आया तो डच, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच, स्पेनिश सब आया, लेकिन टीका कौन अंत तक वो था, फ्रांस भी रहा है लेकिन उतना प्रभुत्व उसका नहीं रहा है। किसका रहा है, ब्रिटेन का रहा है। तो ये स्थापना किया। शुरुआत में ये सिर्फ है क्योंकि उस टाइम पे मुगल वंश के शासन था, अभी औरंगजेब जिंदा है, औरंगजेब मरेगा कब, 1707 में, तब तक ये सब शांति से सिर्फ व्यापार करेगा। ठीक, लगभग 200 साल तक तो ये लोग सिर्फ व्यापार करता है, 250 साल तक कुछ नहीं करता है, सामान ले रहा है जा रहा है। 1707 में अंग्रेज की मृत्यु हो जाती है। मुगल वंश से अब कोई उसके जैसा या उसके जो पूर्वज थे उसके जैसा योग्य शासक नहीं है। इस वजह से हमारे देश में क्या हो जाता है, हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगता है, सब अपना स्वतंत्र राज्य बनाने लगता है। जो भी औरंगजेब के नीचे सामंत वगैरह काम कर रहे थे, जमींदार थे, वो खुद को स्वतंत्र कर ले रहे थे, जो नवाब थे वो खुद को स्वतंत्र कर ले रहे थे, और इस वजह से टुकड़ों टुकड़ों में बंट चुका था। और जहां देश टुकड़ों टुकड़ों में है वहां पे राष्ट्रवादी भावना तो हो ही नहीं सकती है। कभी इसके उस टाइम पे देखो तो जरूरत ही नहीं पड़ी, एक राजा है, शासन चला रहा है, चलते जा रहा है, राष्ट्रवादी भावना जैसा कोई चीज था ही नहीं। ये कहानी चलते रहा तुमको कब तक, 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। पूर्वार्ध उत्तरार्ध समझ लो, 19वीं शताब्दी कह रहा है तो पहले तो चल जाओ एक पीछे, यानी साल चलेगा तुमको 18। अब पूर्वार्ध मतलब है पहले, पहले मतलब 50 से पहले, तो 1850 के पहले की बात हो रही है, बाद की नहीं, पहले की। तो 1850 के पहले तक, इस टाइम तक देखो तो हमारे यहाँ भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। कैसे टूटा हम बताई दिए, ठीक, शॉर्ट में। और उस समय जब ये टूटा हुआ है तो ऐसा कोई चीज नहीं था जो इन लोगों को एकता के सूत्र में बांध सके, इस चीज की कमी थी। यानी इस कहो कि हमारे यहाँ राष्ट्रवादी भावना की कमी थी, लोगों में राष्ट्रवादी भावना
नहीं थी। लेकिन इसके बाद, क्योंकि शुरुआत से ही 1757 में पलासी के युद्ध होता है, उसके बाद 1764 में बक्सर के युद्ध होता है, और यहाँ से 65 में संधि करके और बंगाल के पूरा दीवानी अंग्रेज ले लेता है अपने हाथ में, और वहां से धीरे धीरे वो अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू करता है। तो कई बार अबेट में हम लोग मुख्य रूप से ये सब पढ़े हुए हैं कि कैसे वो सबका शोषण किया, वो मजदूर का, किसान के, व्यापारी के, जमींदार के, हर किसी के, यहाँ तक कि जनजातियों को भी नहीं छोड़ा, सबका शोषण किया। हर वर्ग के लोग अंग्रेजी शासन से परेशान थे, और ये परेशानी बीच बीच में आंदोलन विद्रोह हो रहे थे, लेकिन इसका व्यापक रूप देखने को मिला हम लोगों को कब? 1857 में। ठीक, तो इसके पहले छोटे छोटे राज्य में बटे हुए हैं। यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना के अभाव है, टुकड़ों में बटे हुए हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी में देखो तो इसके बाद उत्तरार्ध में आ जाओ तो, यानी 1850 के बाद लोगों में एकाएक ये भावना जगती है, धीरे धीरे करते करते। अब 1857 की क्रांति के अपना एक पूरा कहानी है। 8th क्लास में पूरा एक चैप्टर था, तो पूरा चैप्टर तो हम ये नहीं बता सकते आपको, बस वो कहानी दिमाग में घुमाना होगा, क्या क्या हुआ था। मंगल पांडे, झांसी की रानी, पेशवा बाजीराव के, फिर वहाँ पे तांतिया तोपे, वीर कुंवर सिंह, ये जो भी लोग थे कैसे ये लड़े, हजरत महल, बहादुर शाह द्वितीय, कितने सारे लोग लड़े। ठीक, तो उसका पूरा कहानी आप अपना दिमाग में घुमाइए, याद है तो आगे बढ़िए। तो 1857 में क्या हुआ? क्रांति की है। एक तरह से देखो तो वहां पे हम लोगों में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जुड़ने का मौका मिला। ये मौका क्यों मिला? क्योंकि ब्रिटिश शासन जब शुरू हुआ तो उसने भारतीयों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से शोषण ही किया। जो भी वो नियम बनाया, उस नियम के माध्यम से वो भारतीयों का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया, और इससे भारतीयों के मन में ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या हुआ? असंतोष जगा, और लगा कि अब हम लोगों को एक होकर के इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और जैसे ही एकत्र होने की बात करने लगे, इनमें क्या आया? राष्ट्रवादी भावना जगने लगा। ऐसे इनमें राष्ट्रवादी भावना जगने लगी। ठीक, राष्ट्रवादी भावना जगता है। 1857 की क्रांति भी होती है, लेकिन ये क्रांति में असफलता मिलती है, हम सफल नहीं हो पाते। उसके बाद की कहानी फिर अलग है कि फिर इन लोगों के दिमाग में है कि क्यों हम ये हार क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है इसकी। और उसके बाद एक काम करो तो पर्दा लगाओ, पर्दा पूरा लगा दो, मैं रिफ्लेक्ट करेगा। पर्दा पूरा खींच दो, इधर में खिड़की भी लगा दो। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना कैसे जगह समझ गए? यहाँ से जब अंग्रेजों ने हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर रूप से शोषण करना शुरू किया, तो हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावना भी जगना शुरू हुआ। क्योंकि हम अकेले नहीं लड़ सकते थे। हम 57 का युद्ध हार चुके थे, हम 64 के युद्ध हार चुके थे। 1757 की बात कर रहे हैं, 1857 नहीं, 1757 की युद्ध, 1764 की युद्ध, बीच में जो भी छोटे मोटे और भी जो विद्रोह हुए सब हार चुके हैं। अब फिर 1857 के किए, उसमें भी हम हार जाते हैं। तो अब इन लोगों को समझ में, हम लोगों को आ रहा था भारतीयों को कि अगर ब्रिटिश शासन से लड़ना है तो उपाय एक ही है, हम लोगों को एकत्र होना होगा, जुड़ना होगा, एक साथ लड़ना होगा, तभी होगा। और वहीं से धीरे धीरे हम में राष्ट्रवादी भावना जगना शुरू होता है। अब राष्ट्रवादी भावना जगने के क्या क्या कारण थे, एक एक करके समझो। सबसे पहले राजनीतिक कारण जो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाएगा, ब्रिटिश कंपनी के शासन है। हुआ ये एकदम देखो शुरुआत से कैसे कैसे किया। 1878 में उस टाइम के जो वायसराय था लॉर्ड लिट्टन, उसने क्या किया, एक एक्ट लाए, यही तुमको सबसे इंपॉर्टेंट, MBBI एकदम अंडरलाइन कर लो। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 में। लास्ट चैप्टर में भी फिर से मिलेगा एक बार और। ठीक, तो ये लाया। इसके तहत क्या कर दिया गया, पेपर पर, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी आप कंपनी के खिलाफ नहीं छाप सकते हैं, आप अपनी भाषा में नहीं छाप सकते हैं। जो हमने के हिंदी भाषा है, गुजरात में गुजराती है, बंगाल में बंगाली है, तो आप वहां के स्थानीय भाषा में पेपर नहीं छाप सकते हैं, आप इंग्लिश में छापिए। क्यों छापिए इंग्लिश में? इंग्लिश में आधा आदमी के समझ में नहीं आएगा, कुछ आधा से ज्यादा के ना समझ में आएगा। वो घड़ी तो शिक्षा का दर और नीचे था। ऊपर से आप कंपनी के खिलाफ भी नहीं छाप सकते हैं। तो ये था, वरना
सर्कुलर पेस एक्ट। अब जब ये एक्ट लगेगा इससे भारतीयों का क्या होगा? शोषण, उनको गुस्सा आएगा, तो एक कारण बन गया। फिर देखो 1879 में आर्म्स एक्ट लाया गया और आर्म्स एक्ट के तहत ये कहा गया कि कोई भी भारतीय हथियार लेकर नहीं चलेगा, हथियार नहीं रखेगा, अस्त्र शस्त्र आप नहीं रख सकते हैं, गोली बंदूक आप नहीं रख सकते हैं, अंग्रेज रखेगा आप लोग नहीं रख सकते हैं, और अगर रखते हैं तो वो गैर कानूनी होगा। इससे भी लोगों में गुस्सा फूट रहा है। ये सब राजनीतिक है। राजनीति मतलब जो सरकार के द्वारा जो किया जाएगा राजनीति से संबंधित अपने सत्ता को बचाने के लिए, वो चीज है। वो हो गया। तीसरा देखो 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। पहले क्या होता था ना कि भारतीयों की सुनवाई तो अंग्रेज न्यायाधीश करेगा, उसके केस का जो भी मामला है उसका, लेकिन अंग्रेजों के या कोई भी यूरोपीय देश के व्यक्ति है तो उसका सुनवाई भारतीय जज नहीं कर सकता है। इसे मान लो ये भारतीय है और यूरोप के है, कोई भी देश के हो, ब्रिटेन के हो या पुर्तगाल के हो, चाहे कहीं के भी हो, तो इसका सुनवाई अगर हम यूरोप के हैं तो इसका हम करेंगे, ठीक। भारतीय का सुनवाई एक यूरोप के जज कर सकता है, एक अंग्रेज उसका सुनवाई करेगा, उसको सजा देगा, लेकिन एक अंग्रेज को एक भारतीय जज सजा नहीं दे सकता था। इल्बर्ट बिल में वही था। इल्बर्ट बिल में कह दिया गया कि जी नहीं, अगर भारतीयों को अंग्रेजी जज या यूरोपीय जज सजा दे सकता है तो यूरोपीय व्यक्तियों को भी भारतीय जज सजा देगा। और ये बिल लाया था इल्बर्ट ने, इसलिए इसका नाम भी है इल्बर्ट। ये बिल आया 1883 में कि फौजदारी जितना भी मुकदमा हो उसका सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना होगा और भारतीय जज भी उसमें फैसला देगा। अंग्रेजों से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। आंदोलन ऐसा कर दिया कि अंततः ये इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ गया, यानी ये लागू नहीं हो पाया। तब भारतीयों का दिमाग खुला, अरे तू हमार सुनवाई कर सकता है, तू हमको जेल भेज सकता है, तू हमको सजा दे सकता है, जज है तो हमरो देश के जो जज वो तो तोरा दे सकता है, सब तो समान नागरिक है। तो ये इल्बर्ट बिल जब अंग्रेजों ने वापस करवाया तो इन लोगों के दिमाग में खुला कि जब वो वापस करवा सकता है तो हम काहे ना करवाएंगे, हम लागू करवाएंगे, जो हमारा विरोध में रहेगा हम भी उसको वापस करवाएंगे। तो यहाँ से भी लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवादी भावना जगा। यहाँ से लोगों का दिमाग खुला कि कैसे अंग्रेज हमने के साथ दो रंग की नीति अपनाता है, गुस्सा फूटा तो राष्ट्रवाद की भावना जगेगा। हो गया। और आगे देखिए फिर क्या हुआ। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया और इसके तहत क्या कर दिया ना कि वहां पे नगर पालिका थी कलकत्ता में, ठीक। राजनीति में पढ़ाए हैं कि 1688 में चेन्नई में पहले नगर पालिका की स्थापना हो चुका था, ठीक। तो उसके बाद फिर से हो रहा है। तो यहाँ पे तो 1899 चल रहा है, यानी नगर पालिका वाला व्यवस्था तो पहले से ही चल रहा था। तो कलकत्ता भी बड़ा शहर था, उसको भी नगर पालिका में बांट दिया गया था, नगर पालिका वहां पे शासन करती थी। इसमें क्या किया कि लॉर्ड कर्जन ये लाया कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट और ये कह दिया ना कि नगर पालिका में जो कलकत्ता की नगर पालिका है वहां पे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कम होंगे और गैर निर्वाचन यानी बिना चुने हुए यानी सरकार की तरफ से नियुक्त लोग ज्यादा होंगे। ये समझ में आया। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया है। ये सब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम पिछला बार सोचे थे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन यहीं से 2-3 गो सवाल दे दिया फर्स्ट सिटिंग और दूसरा सिटिंग में। खैर हम लिखवाए हुए थे, याद करवाए हुए थे, लेकिन हमको लगता था कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दे दिया है। आप जहिया से 100% हुआ है, मैंने 100 को ऑब्जेक्टिव में 50 को बनाना है, वो किताब में कहीं से उठा के दे सकता है। नेपाल्स क्रांति देख रही है कहाँ नीचे दम लिखल है, वहां से उठा के दिया है। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना है और भारत वाला तो और ध्यान में रखना है, यहाँ भी जरूरी है। और यहाँ ना काम करेगा तो कंपटीशन में तो आगे काम करबे करेगा। तो रिवीजन रहेगा तो याद करने में आसानी होगी, चीजों को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन कहा कर दिया कि नगर पालिका में जो लोग आएंगे ना, मान लो कि 20 लोग आ रहे हैं चुन के, 20 लोगों का सीट है, तो उसका कहना है कि 5 लोग चुना के आएगा, अब 15 लोग हम नियुक्त करेंगे। अब बताओ 15 लोग को जब सरकार नियुक्त करेगी तो किसके लिए काम करेगा, जनता के लिए कि सरकार के लिए? अगर 15 लोग चुना के आवे तब ना वो जनता के लिए काम करेगी, क्योंकि नहीं करेगी तो अगला बार उसको मौका नहीं मिलेगा। ये ला दिया। इससे यहाँ पे लोगों को गुस्सा फूटा
कि ये तो हमारा खिलाफ हो रहा है, लोगों को चुन के ना आके तू नियुक्त करेगा तो तू अपना अनुसार काम करवाएगा, तो ये भी राष्ट्रवादी भावना जगाएगा। उसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लिया करके जितने भी प्राइवेट विश्वविद्यालय थे उन सबको सरकारी करने का प्रयास किया गया। उस पर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बढ़ाया कि जितने भी विश्वविद्यालय उस पर हम कंट्रोल कर ले। ये कब हुआ? 1904 में। 1905 में बहुत बड़ा घटना हुआ है, उस घटना का क्या नाम है? बंगाल विभाजन। ये MBBI क्वेश्चन इस बार पूछ दिया था, बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो वो नीचे है, ठीक। कब हुआ है? 1905 में। कब वापस लिया गया? वो 1911 में है। और किस आधार पे वो किया? ये भी लॉर्ड कर्जन ने किया है। कब किया? 1905 में। किस आधार पे? सांप्रदायिकता के आधार पे। तो अगर पूछे कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस आधार पे किया था, तो सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर। बंगाल जो पूरा है उसी में से आज बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल है, पूरा एक में हुआ करता था। तब बिहार ये सब भी, उड़ीसा सब साथ में था, तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। तो कर्जन ने क्या कहा कि इतना बड़ा क्षेत्र है, इसमें शासन प्रशासन को व्यवस्थित रूप से चलाने में दिक्कतें हो रही है, तो हम इसको दो भाग में बांट के दो हिस्सा में कर देते हैं, और दो हिस्सा में कर देंगे तो शासन चलाना आसान होगा। ऐसे करके वो बांट दिया। लेकिन असल में जो बंटवारा हुआ था वो प्रशासन चलाने के लिए नहीं, बल्कि बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन तीव्र हो रहा था। लग रहा था कि आंदोलन की शुरुआत यहीं से होगी, तो उस चीज को खत्म करने के लिए वो क्या किया? धर्म के नाम पे बांट दिया। और आज भी देखो बांग्लादेश के तरफ जितने भी लोग होंगे वो सब मुसलमान होंगे, मुसलमानों की संख्या वहां पे ज्यादा होगी, और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की ज्यादा होगी। तो ये बांटा गया था हिंदू और मुस्लिम के आधार पर, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल करके उसको बांट दिया गया धर्म के नाम पर। पूर्वी बंगाल में मुस्लिम और पश्चिम बंगाल में हिंदू मेजोरिटी में थे, बहुसंख्यक थे। तो ऐसे करके बांट दिया। और एक्सक्यूज क्या दे रहा है? लोगों से क्या कर रहा है कि नहीं हम शासन प्रशासन चलाने के लिए बांटे हैं, तो इस तरह के काम। लेकिन लोगों को तो दिख रहा था कि तू किस लिए इसको बांटा है, प्रशासन बांटना था तो तू धर्म के नाम पर ऐसे काहे बांटा, ऊपर नीचे बांट सकता था, लेकिन वैसे नहीं बांटा, लोगों को आपस में लड़वा दिया, ठीक। फिर 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, यानी वापस ले लिया था। तो ये सवाल पूछ लिया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक। तो इतना चीज हुआ। उसके बाद और क्या हुआ है? अब आइए 1905 के बाद कहाँ? 1907 में। दम हम 78 से शुरू किए हैं, धीरे धीरे इधर में आते जा रहे हैं, ठीक। देखिए 1857 के क्रांति फेल हुआ था, और उसी के बाद इन लोगों में राष्ट्रवादी भावना जग रही थी और धीरे धीरे एक हो रहे थे। इस दौरान कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी और जमीनी तौर पर वो लोगों को एकत्रित करने का काम भी कर रहा था। 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम लाया गया। इसके तहत आप सभा नहीं कर सकते। ये क्यों लाया गया? 1905 में हुआ है बंगाल विभाजन, ठीक। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना धर्म के नाम पर किया गया है, और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ये लोग एक न हो पाए और आंदोलन न कर पावे। तो फूट डालो, राज करो। ला दिए यहाँ पे कोई चीज, देशद्रोही सभा अधिनियम। अगर आप सभा करते हैं तो आप देशद्रोही हैं, सीधी सी बात, और आप जाइएगा जेल। ये भी एक भावना जगाने का काम किया। ये सब क्या है? ये सब के सब नीति भारतीयों का शोषण कर रहा है, ठीक। आगे देखिए, आप उधर आप बैठ जाइए ना, हो कोना पर बैठ जाइए, हाँ बस इतनी को है, कानून निपट जाइएगा आप। तो इधर देखिए 1910 में उत्तेजित लेख छापने वालों को दंडित करने के लिए इंडियन प्रेस एक्ट, जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था ना, ये सब पढ़ना है फिर लास्ट चैप्टर में एकदम। प्रेस वहां पे है, प्रेस संस्कृति, ठीक, तो वहां पे देखेंगे। तो 1910 में लाया गया क्या चीज? इंडियन प्रेस एक्ट, और फिर से वही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जैसा कि आप ऐसा कोई भी चीज नहीं छापिएगा जिससे लोगों की भावनाओं भड़के, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द, आपको जेल, कंपनी बंद, काम खत्म। ये कब लाया गया था? 1910 में। उसके बाद ये सब तो शोषण के लिए, कुछ काम अंग्रेज अपना फायदा के लिए किया था, लेकिन वो हो गया उसको नुकसान। जैसे लॉर्ड डलहौजी ने, ये क्वेश्चन पूछता है कि रेलवे टेलीग्राफ है इन सब चीजों को व्यवस्थित रूप से कौन किया था? रेलवे टेलीग्राफ परिवहन का व्यवस्थित सुविधा कौन बनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर यह काम हुआ था। तो डलहौजी ने ये सब लाया। वो लाया इसलिए ताकि हम व्यापार सही से कर सके, जल्दी जल्दी हो सके।
लेकिन उसका फायदा हम भारतीयों को भी मिला। अब जो दूरियां थी वो कम हो गई थी, जो हम बैलगाड़ी से चलते थे अब हम ट्रेन से वो दूरी सफर कर सकते थे। ठीक, तो जल्दी पहुंच सकते थे, जहां पहुंचने में 4 दिन हुआ 1 दिन में पहुंच गए, 3 दिन टाइम बच गया। टेलीग्राफ हुआ है तो हम भी तो चिट्ठी लिख सकते थे, हम भी चिट्ठी के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचा सकते थे। तो इन सब चीजों का व्यवस्था होने से अंग्रेज तो ये सब बनाया अपने फायदे के लिए, लेकिन उसका फायदा हम लोगों को भी हुआ। ठीक, दूसरा चीज, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति अपनाया गया, इसलिए ताकि हम इनको दिमाग से पूरे तरह से अंग्रेज बना दे। 8 क्लास में पूरे का पता था कि बहस भी चला था कि भारतीय पढ़ाया जाए कि अंग्रेजी को लेकर के टक्कर भी हुआ था। अंत में मैकाले जीता, मैकाले के विचार को समर्थन मिला कि जब पैसा खर्चे करे तो सके अंग्रेज बनाओ, लेकिन वो चीज हो गया उसके पैर पर कुल्हाड़ी वाला काम। जैसे वो अंग्रेजी सिलेबस यहाँ लेके आया, अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू किया, यहाँ के लोगों को मानवतावाद के बारे में पढ़ने के लिए मिल गया, व्यक्तिवाद पढ़ा, यूरोप में जो पुनर्जागरण के लिए जो भी आंदोलन हुए, क्रांति हुए, वो पढ़ लिया, फ्रांस के क्रांति पढ़ गया, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ गया। आई लोग के बुद्धि खुलने लगा कि जब वहां कर सकता अपने देश के लिए तो हम अपने देश में क्यों नहीं। अंग्रेज लाया अपने लिए, लेकिन वो हो गया नुकसान। और तुमको हम बताए थे पिछले चैप्टर में कि फ्रांस अपना शिक्षा नीति लागू करने से पहले डर रहा था, वो इसीलिए डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे ये सारे नीतियों को लागू जब किया, ये शिक्षा नीति थी, ये सारे चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिला। पढ़ा तो उसके चीजों, उन चीजों को हम समझे, अपने अधिकार को समझे, आंदोलन कैसे करते हैं, क्रांति कैसे की जाती है, इन सब चीजों को समझे, और हम यहाँ पे आंदोलन करना शुरू किए। इन्हीं सिलेबस में हमको मॉन्टेस्क्यू और रूसो के जैसे जो दार्शनिक है उनके विचारों को पढ़ने का मौका मिल गया, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब पढ़ने के लिए हमको मिल गया। ठीक, तो ये सब हम लोगों को जानकारी मिला किसके वजह से, अंग्रेज की वजह से, और हम समझे कि हमको क्या करना है। तो ये सारे के सारे वो कारण है जिसके वजह से हमारे अंदर राष्ट्रवादी भावना जगी, और ये सब के सब नीति कौन लाया है, गवर्नमेंट, इसलिए राजनीतिक कारण हो गया। ठीक, क्योंकि ये सब राजनीति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए क्या हुआ, आर्थिक कारण में, ये राजनीतिक कारण तो हो गया, अब आर्थिक कारण देखमू जी, देखियो आई बापा पुड़िया ना कामिल तो मुझसे कहला कैले हैं, खुश होके पढ़, अपन देश के पढ़ाई थी, एक एक टॉपिक समझ में आता है। अब यहाँ लोन नोल काम खत्म, DNVN फू खत्म, ठीक ना। अब सब नाम याद है वाला है। अब सबसे बढ़िया से ये चैप्टर पढ़ना, सबसे ज्यादा फोकस करके, भले का से क्वेश्चन आवे चाहे ना आवे, लेकिन पढ़ना यही सब दिन काम करेगा, ठीक ना। देखिए, तो आर्थिक कारण में क्या हुआ, अंग्रेज जितना भी नीति बनाए आर्थिक रूप से, वो यहाँ के लोगों के शोषण के लिए ही, सबका शोषण किया। वो यहाँ के लोगों का इतना शोषण किया कि यहाँ के कृषि, कुटीर उद्योग या जो भी चीजें हैं वो सब पतन हो गया। कुटीर उद्योग यहाँ से खत्म हो गया, टिक ही नहीं पाए उसके सामने। हमारे व्यापारी अंग्रेजों के सामने टिक ही नहीं पाए, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। किसानों की स्थिति इतना नौका पर टैक्स लाद दिया कि उसकी स्थिति एकदम दयनीय हो गई। तो इस तरह से आर्थिक नीति ने भी उनको किया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के कारण किसानों के, कामगारों के या अन्य वर्गों के स्थिति जो हमेशा क्या होते गया, बिगड़ते गया। वो ऐसा ऐसा नियम बनाया कि स्थिति इन लोगों की बिगड़ते गई। वहां पे बंदोबस्त लाया गया था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ये सब याद है। ठीक, दूगो भुला गए। महलवाड़ी में था कि गांव के ही जो बड़ा किसान है वही सब जमा करके सरकार के पास पहुंचाएगा, उसमें कोई टैक्स नहीं। रैतवाड़ी में भी सरकार और जनता के बीच सीधे था कि जमा कर दो। एक उसी में कहा जाता था सूर्यास्त, हज में सूर्यास्त व्यवस्था, यानी डेट दे दिया ना, इसमें जमींदार होता था। ब्रिटिश कंपनी है, सरकार है, उसके नीचे जमींदार है, उसके नीचे किसान है। तो क्या करता था कि ब्रिटिश कंपनी जमींदार को दे दिया कि ये इतना गांव के जमींदारी तुमको हम देते हैं, यहाँ से प्रत्येक वर्ष हमको इतना लगान चाहिए, यानी इतना टैक्स चाहिए। ठीक, मान लो कह दिया कि हमको 100 रुपया टैक्स में चाहिए प्रत्येक वर्ष, जहां तक तो जमींदारी है वहां तक में। ठीक, अब इसमें भी रहता था कि हम अगर तुमको कह दिए, आज दिया कि आज तुमको जमा करना है, तो आज शाम तक तुमको जमा करना है। शाम होने के बाद यानी सूर्यास्त होने के बाद अगर तू जमा किया तो जमींदारी खत्म।
तो उसको कहते हैं सूर्यास्त व्यवस्था, उससे पहले जमा करना है। अब यहाँ पे जमींदार है, अंग्रेज करा कि हम तो 100 रुपया लेंगे, तो ये जमींदार किसान से कितना वसूलेगा? 150, 125, 30, 40 वसूलेगा, तो ना इसको फायदा होगा। तो ये वसूल रहा है इतना, मांग था इतना, वसूला इतना, और इस सब बोझ किसके ऊपर है? किसानों के ऊपर। तो किसान की स्थिति क्या होगा? बिगड़ेगा। भूखमरी अकाल वही दयनीय है, तो कोई गलती शब्द ना बोला है, ठीक ना? तो दयनीय हो जाएगा, भूखमरी अकाल गरीबी जैसा चीज के जाल में फंस जाएगा। तो ये सब चीजें हो रही थी। सरकार द्वारा नकदी फसलों को उपजाने के लिए यहाँ पे किसानों को मजबूर किया जाना, उनको पर जोर जबरदस्ती किया जाता था। जिस चीज का मांग यूरोपीय बाजार में है या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, वही चीज के तुमको उत्पादन करना है, तुमको इच्छा हो या न हो। जेकरा में सबसे खतरनाक था ये वाला, इसके लिए तो विद्रोह भी हुआ है। गांधी जी यहीं से विद्रोह शुरू करेंगे इसी के खिलाफ, और वहीं से उनका विद्रोह शुरू होगा भारत में। कपास तक गन्ना, माने जिस चीज का बाजार है वही चीज की आपको खेती करनी है। इन खेतियों के दौरान, खास करके जब नील की खेती होता था, तो नील के खेती के दौरान ही धान की खेती होती थी। तो अंग्रेज लेके चल गया इसको नील की खेती करवाने, किसान के बैल हला किसान को लेकर के, और नील की खेती को तैयार करने में इधर धान के सीजन खत्म, पीछे रह गया, जमीन पड़ती रह गया, या अच्छा फसल नहीं हुआ, टाइम से नहीं उसको रोपा गया था, नहीं बुना गया था। तो ये सारे कारण है आर्थिक, जो कि हमें आर्थिक रूप से क्या कर रहा था? कमजोर बना रहा था, हमारा शोषण कर रहा था। फिर है भारत में बने कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के प्रतिबंध था। यहाँ के कपड़ा बाहर भेजना है तो इतना ना टैक्स है कि तू दे ही नहीं पाएगा। यहाँ के भारतीय कंपनी कोई कपड़ा बनाया है उसको बेचना हो तो उसको कई सारे टैक्सों का सामना करना है, कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। लेकिन अगर यूरोपीय खास करके ब्रिटेन के कपड़ा यहाँ बिकने आ रहा है तो एकदम टैक्स फ्री, कोई आयात कर नहीं, यानी तुम यहाँ पे फ्री में लाके बेचो। लेकिन अगर हम वहां पे बेचना चाह रहे हैं तो हमको टैक्स देना होगा, अपने ही देश में तुमको टैक्स देना होगा। अंग्रेजों को टैक्स यहाँ नहीं देना है, तुमको देना है। ऊपर से इस टाइम पे औद्योगिक क्रांति भी आ चुकी थी, नए नए मशीनों का आविष्कार हो चुका था, अब कपड़ा मशीन से बन रहा था, तो वहां के कपड़ा सस्ता, आकर्षक, बढ़िया होता था, मशीन से बनावल था, तुरंत बन जाता था। तो उन लोग सस्ता बेचेगा तो कोई दिक्कत ना। हमारे यहाँ चरखे से बनता था, मेहनत लगता था, तो थोड़ा महंगा होता था। ऊपर से उस सबके टैक्स फ्री, हम लोग को टैक्स भी देना है, तो टैक्स से पैसा भी कहाँ जोड़ेंगे? उसी वस्तु पर। तो हमारा कपड़ा हो गया महंगा, उसका कपड़ा हो गया, या कोई भी वस्तु हमारा हो गया महंगा, उसका हो गया सस्ता। अब ग्राहक की आदत है, वो सस्ता में बढ़िया ढूंढता है, चाहे कोई भी हो, सस्ता में उसको बढ़िया चाहिए। जहां सस्ता में बढ़िया मिलेगा वही वो खरीदेगा। अंग्रेज वाला बढ़िया मिल रहा था, सस्ता में मिल रहा था, गरीबी के हाल है, कहां से बाइकआउट करेगा? स्थिति बाइकआउट करे भर है। और आज के टाइम में भी होता है, हम लोगों की सरकार कहती ना है कि चाइना के सामान के बाइकआउट करो, कभी भी ये सफल हो ही नहीं सकता है, बता दे रहे हैं। अगर इस बाइकआउट को सफल करना है तो उसका एक ही रास्ता है, जिस चीज का बाइकआउट करवाना चाहते हैं वही चीज उससे भी बेहतर, उससे भी कम दाम में आप बाजार में उपलब्ध करवा दीजिए, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही गायब हो जाएगा। और अगर आप ये चीज नहीं कर पाते हैं तो कितना भी कर लीजिए, बाइकआउट नहीं होगा। अभी मान लो चीन से हमारा युद्ध चल रहा हो या पाकिस्तान से चल रहा हो, तो अभी तत्काल के लिए हम बाइकआउट कर देंगे? नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक दिन उस चीज को हम खरीदेंगे क्योंकि वो कम दाम में और बढ़िया अवेलेबल करवा रहा है, लेंगे उसको। आप कितना भी बोलिए, रुकेगा ही नहीं। इसको रोकने का बस सीधा उपाय है, आप उससे बेहतर बना के बाजार में उपलब्ध करवाइए ना, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही बाइकआउट हो जाएगा। क्यों हम खरीदेंगे दूसरे को? दूसरा के अब चाइना सामान क्यों खरीद रहे हैं? कम दाम में बढ़िया दे रहा है। मान लो ये फोने है, कम दाम में बढ़िया फीचर दे रहा है, उसमें हम खरीद रहे हैं। अगर भारत में कोई कंपनी लगाए और इससे भी ज्यादा फैसिलिटी और इससे भी सस्ता में या बेहतर बाजार में मोबाइल उपलब्ध करा देवे, तो क्यों हम इसको लेंगे? क्यों हम चाइना के या कोरिया के या अमेरिका या कहीं के हम सामान खरीदेंगे जब मेरे यहाँ है ही है? तब अब मेरे यहाँ नहीं है, कह के बाइकआउट करो, कहाँ से करेंगे? इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि घर में हम हैं, हमारा बाल बच्चा है, ठीक? अब हम अपना बाल बच्चा को कहेंगे कि अरे फलनामा है, तुम मत खाइयो, तब फलनामा है तबे नहीं खाएगा जब ओकरा से बढ़िया खाना भरपेट उसको हम उपलब्ध करवाएंगे घरे। यहाँ पेट में उसको चूहा कूद रहा है, हम कहेंगे कोई दे तो मत खाइए, ये संभव चीज है?
वो खा ही लेगा, आपसे छिपा के खाएगा, लेकिन वो खाएगा, मरेगा भूखे। तो अगर हम उसको भोजन उपलब्ध करवा दे तो हमको कहने की जरूरत ही नहीं, वो खुद नहीं जाएगा, उसको खुद आना जाएगा अंदर से, हम काहे जाए तोरा भी। लेकिन हमारे यहाँ है ये नहीं है, सुविधा है ये नहीं है, करे हई करो हाउ करो हई, अरे तब दो मौका तब तो करो। तो ये सब चीज होता है। आज चाइनीज सामान नहीं बिक रहा है, सब चाइनीज वाला तो भरल है, सब विदेशी चीज भरल है, भारतीय बन कहाँ रहा है, खाली टैग लगल है मेड इन इंडिया, कंपनियां यहाँ लगेले है, असल में मालिक कोई और है। कुछ ही कंपनियां हैं जो हमारे देश की है, इकोनॉमिक्स में 2-4 कंपनियों का नाम हम लोग पढ़ेंगे भी, इनसे सब विदेशी कंपनी है, तो लेना पड़ेगा, समझिए बात। उसके बाद और होता है, अगर आप अपने यहाँ नहीं बेचने दीजिएगा तो वो अपने यहाँ नहीं बेचने देगा, दोनों को होता है। तो इसीलिए सरकार प्रतिबंध नहीं लगा पाता है, क्योंकि यहाँ की सरकार अगर प्रतिबंध लगाया तो वहाँ के सरकार भी प्रतिबंध लगा देगा। तो जनते से कहता है कि तू ही मत लो, हम कहें कि बेचो, लिया वो दे धप, यहाँ कोई खरीदने वाला नहीं, तो जनता कहती कि बाइकआउट करो, लेकिन जनता की मजबूरी है खरीदना, क्योंकि उस क्वालिटी के यहाँ पे सामान उपलब्ध नहीं है, उस दाम में लेना पड़ जाता है, खींच लेता है अपना ओर, आकर्षित करता है, हम आकर्षित हो जाते हैं। आगे देखिए, उसके बाद है राष्ट्रवाद के उदय में एक आर्थिकरण क्या कि 1882 में अभी बताए थे कि सूती वस्त्र पर से आयात कर को हटा लिया गया था, यानी यूरोप से जो भी आएगा, इंग्लैंड से जो भी कपड़ा आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ से ले जाइएगा तो टैक्स। हाँ, मुंबई में लगा था, वो सब आएगा। अगला चैप्टर में शायद वही है, आराम से ये भूगोल में भी आएगा कि पहला सूती मिल कहाँ था, पहला जूट मिल कहाँ था, ये सब आएगा, ठीक। कप्टोनकीलस किसको कहा जाता है, ये सब आएगा, आराम से एक एक करके। उसके बाद देखो, राष्ट्रवादी में उदय में एगो 1800 क्रांति का असफलता भी था, राजनीतिक में भी है, तुमको असफल हो गए तो बुद्धि खुला कि काहे हम विफल हो रहे हैं, तब एक होने का मौका मिला कि अब एक होके सोचना पड़ेगा काहे बार बार हम लोग इतना बड़ा क्रांति विफल कैसे हो गया, ठीक। एक चीज तूने याद रखना, यहाँ पे ये था राजनीति के कारण में, लेकिन हमको लिखने के लिए याद नहीं रहता, हम यहाँ लिख दिए, इसको एकदम ऊपर ही होगा, पेज पे ऊपर एकदम उस तरफ वाला में देखो, ऊपरे वहाँ किताब के एकदम ऊपर का लाइन में देखो लिखा हुआ है बोला कि 1858 में महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा के साथ ही सभी देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। इसका मतलब ये है कि 1857 के क्रांति से पहले जितना भी भारत के जो भी राज्य क्षेत्र था वो ब्रिटिश कंपनी के था, महारानी उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, जो भी करना है वो कंपनी करती थी, ठीक। कंपनी का वहाँ पे जो भी करना है वो कंपनी करेगा। लेकिन 1857 के क्रांति के बाद कई सारे सुधार हुए, भले हमारा क्रांति सफल नहीं हुआ लेकिन कई सारे सुधार हुए, जिसमें से एक सुधार ये भी हुआ कि 1858 में महारानी विक्टोरिया ने ये कह दिया कि अब जो है वो जो भी उपनिवेश है, चाहे भारत हो या कोई और उपनिवेश हो, वो कंपनी का नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद के होगा, महारानी के अंडर में होगा। यानी यहाँ पे भारत में क्या करना है ये कंपनी डिसाइड नहीं करेगा, महारानी डिसाइड करेगी, ब्रिटिश संसद डिसाइड करेगा कि क्या करना है। और उसके लिए यहाँ पे एक नया पद लाया गया, वो पद पहले भी था, पहले होता था तुमको ये गवर्नर जनरल, ठीक। बाद में इसी को बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय, समझ गए। तो जब महारानी के शासन शुरू होता है इसके जगह क्राउन भी लिखा रहता है, ताज भी लिखा जाता है, महारानी के जगह क्राउन ताज भी लिख देगा। ताज कौन पहनेगा, महारानी ने पहनेगी या महाराजा पहनेगा, और ताज को अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं। तो क्राउन के शासन कब आया भारत में, 1858 से, और एक नया पद बना किसका, वायसराय का, ठीक। पहले कौन होता था, गवर्नर जनरल, पद वही है, थोड़ा सा शक्ति में परिवर्तन किया जाता है, बाकी काम वही वाला करता है। ये भारत में समझो कि सबसे हेड है ब्रिटिश शासन में, ये सीधे महारानी को रिपोर्ट करेगा, ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगा। तो भारत में मेन गवर्नमेंट यही है सर्वोपरि, ठीक। तो ये चीज हुआ था। उसके बाद अब है सामाजिक भेदभाव। सामाजिक रूप से भी हम लोगों को बहुत शोषण किया गया है, वो में हमने के नहीं छोड़ा है, कानून से थोड़े छोड़ लो है, हर तरफ से शोषण कैला है। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को है दृष्टि से देखना, अंग्रेज एकदम बिल्कुल ही हिंद चीन वाला है। फ्रांस के लोग को लगता था ना कि हिंद चीन क्षेत्र के लोग जो है अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, अशिक्षित हैं, इनको अगर कोई सभ्य बना सकता है तो कौन है,
हमें उनका खुद का मानना था। वैसे ही भारत में अंग्रेजों का मानना था कि हम लोग असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, गिरे हुए इंसान हैं, और हम लोगों को अगर कोई बेहतर बना सकता है तो कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज हमेशा हम लोगों को है दृष्टि यानी नीचे दृष्टि से देखता था, ठीक, यानी कि घिन वाला दृष्टि से घिनाता था हम लोगों को देख करके। ये है ब्लडी इंडियन ड्रीम। लिखता था कि कुत्तों और भारतीयों को अंदर आना मना है, यानी हम लोग कुत्ते के समान थे उसके लिए, ठीक, ऐसे करता था, समझ गया। तो ये है दृष्टि। आप बताओ यहाँ पे आयल है और किसी को हम किसी वजह से ये क्लासे में किसी बच्चा को हम कोई एक खास वजह से उसको हम एक घिन वाले दृष्टि से देखें, उसको ये महसूस कराएं कि तू नीचे गिरा हुआ है, तो यहाँ रहेगा। अब पूरे क्लास में सब वही लेवल का रहते, एक दिन धर के हमारा धूक देगा। ये कौन सा नियम है? तो यहाँ पे कहा हुआ था सामाजिक दृष्टि में देखो तो भारतीयों को नीचा समझा जाता था, अंग्रेज नीचा समझते थे, तो इस बात से भी उनको गुस्सा था। इसके अलावा विदेशों में भी जहां ब्रिटिश शासन था वहां भी कई सारे नियम कानून बना करके भारतीयोों पर कई सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे, और वहां भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका, रेल में से नीचे। सिर्फ इस वजह से कि तो भारत के है तो करिया है, इनमें से निकलो, तो ये हो रहा है, ये सामाजिक कारण है। इसके अलावा आप रेलगाड़ी में, क्लब में, सड़कों पर, होटलों में, इन सभी जगहों में अंग्रेजों के समान नहीं बैठ सकते थे। आप सिनेमा घर में गए तो आप नीचे बैठिए, एंट्री वही बहुत है, सीट पर बराबर बैठ जाइएगा, मार के हुक देगा। तो हर जगह भारतीयों के साथ क्या किया जा रहा है? दुर्व्यवहार। तो इससे भी उनमें गुस्सा फूट रहा है अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। तो ये भी राष्ट्रवादी भावना को जागने का कारण बनेगा। फिर सरकारी सेवाओं में भी पक्षपात किया जाता था। जितना भी ऊंचा पद है वो किसको मिलेगा? अंग्रेज को। आप कितना भी काबिल हैं, आपको कौन सा पद मिलेगा? नीचे वाला। वो हर तरह के साजिश करेगा कि तुमको ऊंचा पद न मिले। 8th क्लास में जब 1857 की क्रांति पढ़े थे तो वहां भी कारण पढ़े थे कि उसका कारण था कि ऊंचा ऊंचा पद अंग्रेजों को मिलता था, नीचे पद भारतीयों को। इसका बढ़िया एकदम फिल्में हमें बहुत सारी चीज सिखाती है, बस तू क्या देखता है वो इम्पोर्टेंट है। RR मूवी देखेगा तो उसमें इस चीज को बहुत बढ़िया से दिखाया गया है। जो रामचरण है वो पुलिस की नौकरी कर रहा है और अपने देश के लोगों से वो अकेले लड़ता है अंग्रेज को बचाने के लिए। किस लिए? प्रमोशन के लिए। वो प्रमोशन क्यों चाहिए वो फिल्म में दिखाया जाता है। शुरू में लगता है कि देशद्रोही टाइप के है, लेकिन क्यों चाहिए, क्यों वो लड़ रहा है, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है वो बाद में दिखता है। ठीक, गुज बम देता है, रोंगटा खड़ा कर देता है, लेकिन वो लड़ता है, उस सीन में दिखाया गया है। लड़ता वो है, लेकिन जब प्रमोशन के टाइम आता है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलता है कि अंग्रेज को मिलता है। तो वहां पे इस चीज को बहुत बढ़िया से दिखाया गया कि कैसे वो पक्षपात करता था। ठीक, ये चीज हो गया। उसके बाद जितना भी सरकारी सेवा में था उस टाइम पे ही ICS सबसे बड़ा पद, जिसको आज हम लोग IAS कहते हैं, वो पहले क्या था? ICS था। ठीक, ये है। इसका क्या कर दिया गया कि इसमें काम तो है भारत में करना, भारतीयों को भी इसमें मौका दिया गया सिर्फ दिखावे के लिए। इसका एग्जाम होगा इंग्लैंड में। अब भारत में बताओ, सब लोग तो इतना सक्षम नहीं है कि इंग्लैंड जाके पढ़ाई करे और ये एग्जाम देवे। पहला चैलेंज यही है, तुम में योग्यता है लेकिन इंग्लैंड जाने की आर्थिक स्थिति तुम्हारी नहीं है, तो तुम नहीं जा पाओगे, तुम बन ही नहीं पाओगे। एक चीज खत्म। दूसरा चीज, इंटरव्यू में आपको ऐसा फंसाएगा, मतलब हर तरह से वो प्रयास करेगा कि आप इसमें न चुना है। लेकिन फिर भी हमने के देश के वो पागल हुए पहला व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको प्रथम ICS माना जाता है, ये इस एग्जाम को पास किए, लेकिन इनको तंग कर दिया। ये जिद में थे कि हम पास करेंगे तो करेंगे। अंततः ये पास होने के बाद भी इनके साथ इतना भेदभाव किया गया कि अंततः ये उस नौकरी को ही छोड़ दिए। ठीक, सुभाष चंद्र बोस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनको इंटरव्यू में इस तरह से उनको फंसाने का प्रयास किया, हर तरह से फंसाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो माहिर व्यक्ति थे। वही तो वो व्यक्ति है जो अंग्रेज के चकमा दे के रखे हैं, पकड़ लेगा हमरा तुम। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज। फिर भारतीय जनता में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भावना। जब आप मेरे साथ घृणा की भावना रखिएगा,
हमसे घिनाइएगा, हमको गिरा हुआ समझिएगा, कीड़ा मकोड़ा समझिएगा, तो हमको आपसे प्रेम होगा, हम भी आपको से नफरतें करेंगे, हम भी आपसे घृणा करेंगे। अब यही है कि आप शक्तिशाली हैं तो आप उस चीज को दिखा दे रहे हैं, मारपीट कर दे रहे हैं मेरे साथ। हम कमजोर हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंदर तो भावना वही है। और जिस दिन सब एक मिल गए, पूछ देंगे धर के बढ़िया से, समझ गए? ठीक। तो भारतीय जनता में भी अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव था, तो ये भी एक कारण बना। उसके बाद धार्मिक कारण आज तुम लोगों को यहीं तक रहेगा आराम आराम से। तो धार्मिक कारण में क्या था, इस समय हमारे देश में कई सारे समाज सुधारक आए। हमारे यहाँ धर्म कर्म कांड जो भी चल रहे थे, समाज में जो कुरीति था उसके खिलाफ लड़े, जिसमें कुछ लोगों के नाम आता है, जैसे सबसे पहले राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। ये सब वो महापुरुष हैं जो उस समय भारतीय समाज में सनातन धर्म में जो भी कर्मकांड थे, जो भी कुरीति थी, उसके खिलाफ लड़े। जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, कई सारी ऐसी कुप्रचलन हमारे समाज में चल रहा था। तो उन सभी के खिलाफ ये लोग आवाज उठाए, और जब उन सभी के खिलाफ ये लोग आवाज उठाए तो अंग्रेजों ने इसमें सपोर्ट किया। एक फिल्म है ये फूले, वो फिल्म में दिखाया गया है, उसमें सबको लगता है कि फूले जो है वो अंग्रेज के पक्ष में है, अंग्रेज बन गया है ये। उनके पिता भी उनको कहते कि तुरा इतने देश सेवा के अगर शौक है तो एक काम करो, तुम्हें स्वतंत्रता सेनानी के साथ मिल जाओ, उस आंदोलन में जाओ, देश की सेवा करो। तो उसमें फूले जवाब देते हैं कि जो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं वो तो कुछ वर्षों का है, खूब होगा तो 200-300 वर्षों का ये लड़ाई है, लेकिन जिस व्यवस्था से हम लड़ रहे हैं वो हजारों वर्ष का है, क्योंकि महिलाओं का शोषण प्राचीन काल से ही होते आ रहा था और वो उन्हीं के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज उसमें उनका सपोर्ट करता है, वो स्कूल खुलाने में उनको मदद करता है। इसलिए नहीं कि उनको फूले से कोई लगाव है, वो इसलिए कि अगर फूले स्कूल खोलते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार होगा, और अंग्रेज यही तो चाहता था, तो उसमें वो सपोर्ट करता है। फूले भी इसका फायदा उठाते हैं, वो स्कूल खोलते हैं, 25-30 को स्कूल खोल देते हैं धर के। तो वो अपना सामाजिक स्तर पे एक अलग काम किए हैं, लेकिन वहाँ पे इस चीज को दिखाया गया। फिल्म देखो, शांति से देखो, हर एक सीन को समझो, वहाँ पे दोनों का उद्देश्य दिख रहा है। फूले अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं कि भारत की महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं ताकि वो अपने हक के लिए खुद लड़े, और बिना उनके तो आंदोलन सफल हो नहीं सकता था, महिलाओं का भी योगदान की आवश्यकता थी। और अंग्रेज अपना सोच रहा है कि यह में हम अपना बहते गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या किया गया कि जब भी ऐसा कोई नियम आता था, अब जैसे राजा राम मोहन राय कहे कि सती प्रथा बहुत खराब है, इसको खत्म कर दीजिए, अंग्रेज कहा कि बढ़िया बात है, वही खत्म कर देते हैं, कर दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहें कि बाल विवाह खत्म कीजिए, खत्म कर देते हैं। विधवा पुनर्विवाह चालू कीजिए, हाँ चालू कर देते हैं। आपस में लड़वाना था, लेकिन एक चीज है, खास करके भारतीयों से, एक और सब चीज से उलझ जाओ, एक धर्म से मत उलझो। भारतीयों के धर्म से उलझा तो तुरंत तख्ता पलट करके पावर रखता है। और ये सब कारण था 1857 के क्रांति के। क्रांति में सबसे बड़ा कारण धार्मिक ही है। वो रॉयल एनफील्ड था ना, जो बंदूकों आया था ना, रॉयल फील्ड नहीं, कुछ ही नाम है उसका, एनफील्ड करके नाम है, एनफील्ड राइफल, रॉयल एनफील्ड हम बोल रहे हैं, वो तो बुलेट है। इनफील्ड राइफल, उसको में डलाने वाला कारतूस कि चमड़ा के है, गाय और सुअर के। लोगों का धार्मिक अंदर से भावना जगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तू, सेना विद्रोह कर दिया था। ठीक, तो ये सभी लोग समाज में सुधार चाहते थे, सुधार के लिए अंग्रेजों से नियम बनवा रहे थे, लेकिन उस टाइम के बहुत सारे लोग जो थे इस सुधार के खिलाफ थे। और नियम कौन बनाया था? अंग्रेज। तो कहा कि मार अंग्रेजों के, वही नियम बना दी थे। तो ये भी एक कारण बन गया, धार्मिक कारण से हम लोग यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना हमारे अंदर जागा। भले इसमें सुधार जो हो रहा था वो सही था, लेकिन उस टाइम के लोगों को वो क्या लग रहा था? गलत लग रहा था। ठीक, उसके बाद कुछ यहाँ पे ब्रिटिश यानी यूरोपीय देश के भी लोग आए जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ा। हम लोग इनको तो पढ़वे किए हैं 10th में, भारत से हम क्या सीखें, कितना प्रभाव इनके ऊपर भारतीय संस्कृति का। विलियम जोन्स
कितना प्रभाव था इन्हीं के बीच और मैकाले के बीच तो टक्कर था। विलियम जोन्स कहते हैं कि नहीं, भारतीय संस्कृति का यहाँ पे सिलेबस होना चाहिए नया शिक्षा नीति में, और मैकाले कहा था कि नहीं, अंग्रेजी होना चाहिए। तो विलियम जोन्स है, मैक्स मुलर है, यहाँ पे चार्ल्स विलिंगसन है, ऐसे कई सारे यूरोपीय विद्वान तुमको मिल जाएंगे जिनके ऊपर भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म का प्रभाव था। वो इससे बहुत प्रभावित थे। उन्होंने यहाँ की भाषा को सीखा सिर्फ यहाँ के ग्रंथों को पढ़ने के लिए, और फिर उससे बहुते प्रभावित हुए, उसके पक्ष में रहे, और वो भी यहाँ पे इस बात को सही ठहराए कि नहीं, अंग्रेज भारतीयों के साथ गलत कर रहा है, और वो लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए, वहीं के लोग यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 1885 में कांग्रेस की भी स्थापना हो चुका था, और इस क्षेत्र में वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा था। ये 8 में भी इसके बारे में पूरा पढ़े हुए हैं। अरे ये पूरा कांग्रेस के पूरा नाम है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थापना करने वाला A.O. ह्यूम था। वो आएगा, अभी बच्चे ले ओकर थोड़े पूरा ओकर डिटेल से पढ़ना। ये में तो लेकर नंबर फंसा है सेकंड सिटिंग में, पूछ दिया कांग्रेस के स्थापना के समय कितने लोग शामिल थे, वो सब कंफ्यूज हो गया। दांडी यात्रा और इसको लेकर के कंफ्यूजन, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा समानांतर है, थोड़े सा के 2-4 अंक के आगे पीछे है। ठीक, इतने के फर्क था। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। उसके बाद 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, और उस विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारत से भी मदद लिया, भारत को भी उस युद्ध में शामिल करवा दिया। इसके अलावे बताए थे कि जैसे फ्रांस में हिंद चीन वाले लोग को आगे रखता था, वैसे ही भारत में जब विश्व युद्ध चल रहा था तब भारतीयों को आगे और ब्रिटिश पीछे। ये सभी बात इनको भारतीयों को बहुत उत्तेजित कर रहा था। इसी में कांग्रेस में भी उस टाइम पे फूट पड़ने लगा था। कांग्रेस भी 2 भाग में बढ़ने लगा था, एगो गरम दल है, एगो नरम दल। और गरम दल में 3 गो व्यक्ति हुआ करते थे। एक हो गए तुमको लाला लाजपत राय, एक बिपिन चंद्र पॉल, और एक है ये तुमको बाल गंगाधर तिलक। और ये हाँ, इन तीनों का जोड़ी है लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, और ये है बाल गंगाधर तिलक। ये 3 व्यक्ति, समझ गया। और ये तीनों गरम दल में आते थे, यानी ये बातचीत आंदोलन में भरोसा नहीं करते थे कि होगा, सीधे चीर-फाड़ होगा, ऐसे वैसे नहीं होगा। तो ये सभी के सभी कारण है भारत में भारतीयों के अंदर राष्ट्रवादी भावना जगाने के। यहीं से लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगा, इन्हीं वजहों से। ठीक, वो में गांधी जी आ जाएंगे। अभी तो गांधी जी खैर है नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू हो गए, और भी कई सारे लोग हैं। पढ़ना है हमने के, काहे टेंशन ले रहा है। अरे तो इनकर खाली बोला है, सबके इसी थोड़ा बोल जाता है। इनका एगो देखो राइमिंग में बैठ जाता है, बाल पाल लाल, या लाल बाल पाल, एक ही जैसा है राइमिंग में। और तीनों एकदम पक्का मित्र थे, और तीनों 3 राज्य में, एगो पंजाब में, एगो महाराष्ट्र में, एगो बंगाल में, तो अच्छा से कवर कर लेते थे। तो इसलिए इनका जोड़िया इसी फेमस है। जैसे कैसे भगत सिंह के नाम आता है तो राजगुरु सुखदेव के एकदम जोड़ी आएगा, वैसे ही इनका है। ठीक, तो आगे अब प्रथम विश्व युद्ध देखना है, उसके समय भारत का इसमें का संबंध रहा, उस टाइम हमनी के देश में क्या हुआ प्रथम विश्व युद्ध के टाइम, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास आपको यहीं खत्म।